दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चीन क्यों कर रहा है मोर की खेती? आखिर चीन की फैक्ट्रियों में पनपे दर्जनों मोर कहां जा रहे हैं? और कैसे सिर्फ मोर पालकर चीन हर साल करोड़ों रुपए कमा रहा है? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की, जिसे हमारे देश में एक विशेष और महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। हालांकि तेजी से घटते जंगलों की वजह से पूरी दुनिया में मोरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और भारत के जंगलों में भी अब मोर देखना एक दुर्लभ नजारा बन गया है। लेकिन चीन ने हजारों की संख्या में मोरों को अपने बर्ड फार्म्स में छिपा रखा है और इन बेजुबान पक्षियों के व्यापार से उसने हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में चीन की ओर से मोर और उनके पंखों की सप्लाई हो रही है, जिससे वह भारी मुनाफा कमा रहा है। मगर सवाल यह उठता है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी को चार दीवारी में बंद रखने के पीछे क्या चीन की कोई गुप्त योजना है? चीनी फैक्ट्रियों में पिकॉक फार्मिंग कैसे की जाती है? और जब ये मोर बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? ये सब जानेंगे इस आंखें खोल देने वाली वीडियो में। लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जब भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ की बात होती है तो दुनिया की सोच जहां खत्म होती है वहीं से चीन की शुरुआत होती है। जैसे कि चीन में आज सांपों की ब्रीडिंग के लिए स्नेक फार्म्स मौजूद हैं, करोड़ों रेशम के कीड़ों की ब्रीडिंग के लिए वॉर्म फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, नकली अंडे बनाने की फैक्ट्रीज और न जाने कितने अन्य एनिमल ब्रीडिंग फार्म्स। इतना ही नहीं, 1960 में चीन ने 100 करोड़ गौरैया चिड़ियों को मार दिया था, जिससे यह चिड़िया दुनिया भर में विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई। हाल ही में चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोशों को छोड़ दिया, जिससे वे वहीं मर गए। और अब चीन के एक और गुप्त व्यापार का खुलासा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है: पीकॉक फार्मिंग। आसान शब्दों में कहें तो चीन में मोरों को पकड़कर कैद किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और उनसे मोर पंखों का कारोबार किया जाता है। लेकिन आखिर चीनी किसान पीकॉक फार्मिंग क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, सदियों से अपने अनोखे पंखों के लिए मशहूर मोर जब बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचता है तो देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। मोर पंख इतने खूबसूरत होते हैं कि अब तक हजारों फैक्ट्रियों में उनकी नकल बनाने की कोशिश की जा चुकी है, मगर कोई भी सफल नहीं हो सका। यही वजह है कि पीकॉक फेदर्स को दुर्लभ माना जाता है, और जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो इंसान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसी कारण बीते कुछ दशकों में मोर पंखों को कलेक्ट करना इंसानों के लिए एक ऐसी ख्वाहिश बन चुका है जिसकी कोई निश्चित कीमत नहीं लगाई जा सकती। मोर पंखों का इस्तेमाल खास तौर पर प्रीमियम होम डेकोर में किया जाता है। इसके अलावा इन्हें लकी चार्म भी माना जाता है। भारत में वास्तुशास्त्र और चीन में फेंग शुई विद्या के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से सौभाग्य बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यही कारण है कि मोर पंखों की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि मोर प्राकृतिक रूप से अपने पंख गिराते हैं और पहले किसान जंगलों में जाकर इन्हें इकट्ठा कर लिया करते थे। लेकिन जंगलों के कटने और मोरों की संख्या में आई भारी गिरावट की वजह से अब मोर पंख ढूंढना किसी खजाने को खोजने जैसा हो गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोरों को नुकसान पहुंचाना या उनके पंख तोड़ना अपराध है, मगर चीन इन नियमों की उतनी ही परवाह करता है जितना एक चोर कानून की करता है। यही वजह है कि चीन के किसानों ने पीकॉक फार्मिंग शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि चीन में यह फार्मिंग कैसे की जाती है? चलिए जानते हैं। पीकॉक फार्मिंग के लिए चीनी किसान सबसे पहले एक बड़ा क्षेत्र तैयार करते हैं, क्योंकि अन्य पक्षियों की तुलना में मोर का आकार बड़ा होता है और उसे अपनी सुंदर पंख फैलाने व स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए अधिक जगह की जरूरत होती है। यहाँ हर एक मोर को लगभग 100 स्क्वायर फीट के क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी यदि कोई व्यक्ति 10 मोर पालता है तो उसे 1000 स्क्वायर फीट का स्थान चाहिए। इसके बाद उस क्षेत्र के चारों ओर 6 से 7 फीट ऊंची बाड़ यानी दीवार खड़ी की जाती है। जी हां, मोर इससे अधिक ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते, इसलिए 7 फीट की दीवार उनके लिए पर्याप्त होती है ताकि वे उड़कर बाहर न जा सकें।
मोर काफी नाजुक पक्षी होते हैं और खराब मौसम जैसे तेज गर्मी और बारिश में उनकी सेहत पर असर पड़ने लगता है। इसी वजह से चीन के किसान उनके लिए शेल्टर यानी छत का निर्माण करते हैं ताकि वे मौसम की मार से बच सकें। इसके अलावा उनके शेल्टर में लकड़ी, कंक्रीट ब्लॉक और पेड़ों की टहनियों से ऊंची बैठने की जगहें बनाई जाती हैं, जिससे मोर आसानी से इधर उधर मूवमेंट कर सकें। ये ऊंचे बसेरे न केवल उनके बैठने के लिए सहायक होते हैं बल्कि उन्हें सुरक्षा का एहसास भी कराते हैं। यदि कभी शिकारी जानवर अंदर घुस आए तो मोर इन ऊंचे स्थानों पर जाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा जमीन पर वुडन फ्लोरिंग बिछाई जाती है और ठंड के मौसम में हीटेड फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मोर के पैर बेहद नाजुक होते हैं, वे ज्यादा ठंडी सतह पर रहकर बीमार पड़ सकते हैं। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो किसान मार्च से सितंबर के बीच के समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि यही पीरियड मोरों के प्रजनन का होता है। इस दौरान मोर ब्रीडिंग पर निर्भर बिजनेस चलता है। मेटिंग सीजन में जब नर मोर को कोई मादा मोर पसंद आती है तो वह अपने पंख फैलाकर उसे आकर्षित करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में मोर के कुछ पंख टूटकर गिरते हैं, जिन्हें किसान इकट्ठा करके बेच देते हैं। हालांकि पंख बेचने का असली काम बाद में किया जाता है। जब मादा मोर नर को पसंद कर लेती है तो वह भी अपने पंख खोलकर उसकी गतिविधियों की नकल करने लगती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह तैयार है। सहमति के बाद ही दोनों मोर मेटिंग करते हैं। मेटिंग के कुछ समय बाद मादा मोर 3 से 5 अंडे देती है और उन्हें घोंसले या ऊंची घास में छिपाकर सुरक्षित रखती है। इन अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 27 से 30 दिनों का होता है। इस दौरान मादा मोर उनके पास रहकर सुरक्षा और गर्मी प्रदान करती है। लगभग 1 महीने बाद अंडे फूट जाते हैं और उनसे छोटे छोटे चूजे निकलते हैं, जिन्हें पीचिक्स कहा जाता है। ये नन्हे चूजे काफी नाजुक होते हैं और खाने की खोज से लेकर सुरक्षा तक हर चीज के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। जब ये चूजे बड़े होते हैं तो इनके पंख और शरीर का रंग फीका और भूरा होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनका रंग गहराने लगता है। करीब 3 से 4 साल की उम्र में नर मोर अपने भव्य पंख विकसित कर लेते हैं। पीकॉक फार्मिंग के दौरान किसानों को मोरों के आहार का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें अनाज, कीड़े, छोटे सांप, मछली और मेंढक खिलाए जाते हैं। इसके अलावा उनके पोषण और विटामिन्स की मात्रा का भी ध्यान रखा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि चीन के किसान पीकॉक फार्मिंग से कमाई कैसे करते हैं। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है मोरों को जीवन भर पालना और उनके गिरे हुए पंखों को इकट्ठा कर बेचना। जंगल में एक मोर 10 से 25 साल तक जीवित रहता है, लेकिन कैद में यह 40 सालों तक भी जी सकता है। किसान मेटिंग सीजन में उनके गिरे हुए पंख इकट्ठा करते हैं और बाद में बाकी बचे पंख भी ध्यानपूर्वक निकाल लेते हैं ताकि मोर को कोई नुकसान न हो, क्योंकि अगर पंख गलत तरीके से निकाले गए तो उनके नए पंख नहीं उगेंगे। ये पंख इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों पर बेचे जाते हैं, जिनका उपयोग फैशन, इंटीरियर डिजाइन और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा तरीका है मोरों को बेचना। जब चूजे पैदा होते हैं तो उन्हें लगभग 3 साल तक उनकी मां के साथ रखा जाता है। जब उनके पंख पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब किसान उन्हें बेच देते हैं। आगे अन्य किसान उन्हें पालते हैं या उनके पंख निकालकर बेचते हैं। इसके अलावा कुछ बाजारों में मोर के मांस की भी मांग होती है, हालांकि यह बहुत दुर्लभ है। मुर्गी और बतख की तरह मोर का मांस बाजारों में आमतौर पर नहीं बेचा जाता, लेकिन कुछ शौकीन लोग इसे पसंद करते हैं। हालांकि इन पक्षियों को आसानी से मारा नहीं जाता, मगर उन्हें जीवन भर पिंजरों में कैद जरूर रखा जाता है ताकि उनके सुंदर पंख बेचे जा सके। अंत में बता दें कि आज के समय में चीन और बांग्लादेश में पीकॉक फार्मिंग का काफी प्रचलन बढ़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या चीन में हो रही स्नेक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, वॉर्म फार्मिंग और पीकॉक फार्मिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आवाज उठानी चाहिए? क्या किसी भी देश में एनिमल फार्मिंग को लीगल रखना चाहिए या इसे बैन कर देना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
और ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।